Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are taking chapter number 4 of class 12 psychology. The name of the chapter is psychological disorders और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं. इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. वैसे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट है. रीज़न ये है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है कि नॉट जस्ट साइकोलॉजी स्टूडेंट सभी को पढ़ना चाहिए. आप मानते हैं ना? इफ़ यू अग्री ऑन दिस पॉइंट देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर आजकल हो गया है उस हिसाब से ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम एमसीक्यूज. लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम एनी मोर, क्विकली आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने. द टर्म एबनॉर्मल साइकोलॉजी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. एबनॉर्मल साइकोलॉजी इनमें से किस टर्म से रिलेट होती है? हो सकता है किसी से ज़्यादा रिलेट होती हो, किसी से कम रिलेट होती हो, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम है वो चूज़ करना है. चलिए पढ़िए मेरे साथ. द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीपल हु आर फंडामेंटली ऑड. Psychological research carried out using highly unconventional methods. Psychology related to a typical pattern of thoughts, feeling and behavior. काफ़ी relatable लग रहा है. The more obscure areas of psychology that relate to topics such as what sheep think about. No. So option C is the correct answer here. क्योंकि अगर हम abnormal psychology की बात करें, जो मैंने अभी बोला कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को पढ़ना चाहिए, उसका रीज़न यही है कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारे थिंकिंग पैटर्न, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी ऑप्शन सी. Moving on to the next question, the diagnosis of mental illness is generally carried out by which of the following. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप जनरली अगर किसी से पूछे तो वो बता नहीं पाएगा. लोगों को ये नहीं पता होता कि मेंटल इलनेस को ट्रीट कौन करते हैं. अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर, अ साइकेट्रिक नर्स और अ फिजिशियन. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वही प्रॉपरली मेंटल इलनेस के साथ डील करते हैं. काउंसलर्स का काम मेंटल इलनेस को ट्रीट करना नहीं होता. साइकेट्रिक नर्स का काम भी नहीं होता है. दे आर लाइक सपोर्टिव स्टाफ. एंड अ फिजिशियन, नो, दैट्स अ बिग नो. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी. ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है? उसका रीज़न है कि ये एसोसिएटेड है हमारे ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा है, और हम अब नॉर्मैलिटी पर्सनैलिटी की फॉर्म में देखते हैं. तो आपको बताना है कि कौन सा हमारे माइंड का पार्ट नहीं है फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग. सुपर ईगो, सब ईगो, इड ईगो. ऑब्वियसली इतना तो सभी जानते हैं, आप भी लोग भी जानते होंगे. सब ईगो आपने अभी तक सुना नहीं होगा, जो कि इसका एक पार्ट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. New client comes into the office and tells you about experiencing excessive anxiety, restlessness, muscle tension, and having headaches almost every day. She also tells you that she has trouble sleeping and cannot concentrate at work. From the disorders described in the chapter, which one sounds the most logical? Case study based question है, इसको देखिए कि एक न्यू क्लाइंट अपनी जो भी आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा है, उसने आपको क्या लगता है? इज़ इट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इज़ इट सोशल फोबिया, सिजोफ्रेनिया, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. द मोस्ट रिलेटेबल हेयर इज़ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं. सबसे पहली बात तो ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम हैं. जब तक आपको किसी भी डिसऑर्डर के सिम्टम्स अच्छे से नहीं पता होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको ही नहीं समझ में आएगा कि वो जो है वो किसका है. सो ऑप्शन डी हैज़ टू बी द करेक्ट वन. व्हाट इज़ नॉट अ पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम कौन सा नहीं है? आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर, 3 टाइप के सिम्टम्स होते हैं. तीनों के बारे में ब्रॉड कैटेगरीज पता होनी चाहिए. तो फिलहाल डिल्यूजन पॉजिटिव में आता है. हेलुसिनेशन, लास्ट वाला पहले ले रही हूँ मैं, वो भी पॉजिटिव में आता है. एवोल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच. डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच भी पॉजिटिव में आता है, जिसको हम बोलते हैं FTD, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. एवोल्यूशन इज नेगेटिव सिम्टम, तो पॉजिटिव कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, एवोल्यूशन. होर्डिंग डिसऑर्डर कम्स अंडर. बहुत कॉमनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है. वैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि होर्डिंग डिसऑर्डर इनकी कैटेगरी में, होर्डिंग डिसऑर्डर में से किसकी कैटेगरी में आता है? OCD, ODD, ADHD, नन. याद रखिएगा, रट लीजिए चाहे तो आप अभी. बट OCD जो है वो होर्डिंग डिसऑर्डर में आता है. बट क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ सकता है कि होर्डिंग डिसऑर्डर होता क्या है? हमने पढ़ा तो था, नाम तो पढ़ा था. होर्डिंग डिसऑर्डर को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ. कुछ लोग जो होते हैं वो अननेसेसरी चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करते हैं. लाइक
गार्बेज कह सकते हैं आप, बट नॉट एवरीथिंग इज़ गार्बेज, कभी कभी यूजफुल भी होता है, बट दे मेंटेन अ हैबिट ऑफ कीपिंग ऑल द इररेलेवेंट थिंग्स विद देम, कि कुछ भी फेंकना नहीं है, कुछ भी किसी को यूज़ करने नहीं देना है, किसी और के काम ना आ जाए, जो रहेगा हमारे पास रहेगा। सो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप किसी नीडी को दे दीजिए, वो उसे यूज़ कर लेगा। या फिर कोई ऐसी नेसेसरी चीज़ जिसका कोई काम ही नहीं है, देन दैट मस्ट बी सेंट टू द डस्टबिन, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो होर्डिंग डिसऑर्डर वही है, जब लोग अननेसेसरी इररेलेवेंट चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करते हैं। दैट कम्स अंडर OCD, ऑब्सेसिव। उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है उन चीज़ों का, एवरीथिंग, हर चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है कि उनको अपने पास रखनी है, किसी को देनी नहीं है। दैट इज़ व्हेन वी कॉल होर्डिंग डिसऑर्डर कम्स अंडर OCD। तो आपको ध्यान रहेगा, आई एम वेरी श्योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Shweta always fears whenever she has to enter in some new or unfamiliar situation. Identify the category of phobic disorder. Phobia के आपने different categories पढ़ी हैं. You have social phobia, agoraphobia, specific phobia. Now the answer is visible, but still I'll explain you कि this is called agoraphobia, जिसमें person किसी नई अनफेमिलियर सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। ये बहुत ज़्यादा होने पर डिसऑर्डर होता है। नॉर्मली तो हर नई सिचुएशन में जाके फिट होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है। तो नॉट एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अगोराफोबिया, बट पीपल जो नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में एडजस्ट या न्यू सिचुएशन में फिट नहीं हो पाते, एंग्जाइटी उनको बनी रहती है, देन दिस कम्स अंडर अगोराफोबिया। नमन, अ 12-year-old boy has marked difficulties in social interaction and communication. He is suffering from which one? पहली बात आप देखिए, चाइल्डहुड का टाइम है, 12 ईयर्स ओल्ड का टाइम लिया गया है। जस्ट इन केस यहाँ पे ऑटिज्म, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी में से एक आंसर होगा, ये आप क्लियरली बता सकते हैं। रीज़न इज़ दैट मैंने आपको बताया 12 ईयर्स ओल्ड है नमन, यानी चाइल्डहुड की बात हो रही है। चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं आपको सेपरेटली पता होने चाहिए। फिलहाल यहाँ ऑटिज्म, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी में से एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि नमन इज़ अ 12-year-old बॉय। नाउ ही हैज़ मार्क डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किस में होती है? वी नो दैट ऑटिज्म में ये प्रॉब्लम होती है, सो ऑटिज्म इज़ द करेक्ट आंसर। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम, अमनेजिया का नेक्स्ट स्टेप, नॉट अमनेजिया, अमनेजिया का नेक्स्ट स्टेप, जब पर्सन को मेमोरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, बट वो चला जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम द होम इज़ नोन एज डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएशन इज़ द डिसकनेक्शन बिटवीन द रियलिटी एंड सेल्फ। तो वो यहाँ पे फ्यूग उसका आंसर होगा। फ्यूग में ऐसा होता है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ द लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा है जो सबका लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है? आपको पता ही है, DSM-5 एंड ICD-10, दो आपको पता है ना, तो उनमें से कोई एक ही होगा ऑप्शन में। तो DSM-5 यहाँ पर है, तो DSM-5 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के कुछ टाइप्स हैं, आपको याद होने चाहिए। फिलहाल तो आपको पता ही है कि ADHD तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग भी चल सकते हैं। तो ADHD है जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? इज इट अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर और नन ऑफ दीज? तो सिजोफ्रेनिया जो है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। आपने पढ़ा भी होगा, ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर करके आपके NCERT में लिखा हुआ है। बॉडीली सिम्टम्स विदाउट एनी फिजिकल डिसीज़, ऐसे जब कोई फिजिकल डिसीज़ नहीं होती है लेकिन पर्सन अपने सिम्टम्स की वजह से उसको लगने लगता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक्चुअली ओल्ड नेम है, बट फिर भी एग्जाम्स में तो आ सकता है, आपके सामने हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का न्यू नेम क्या है? सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो उनमें से कोई एक डिसऑर्डर हो सकता है जो बॉडीली सिम्टम पर बेस्ड होगा। वैसे तो इसका आंसर है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या सोमैटिक डिसऑर्डर, एक ही बात है, चाहे हम सोमैटोफॉर्म कहें चाहे सोमैटिक कहें। खुशप्रीत ऑलवेज बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ डिल्यूजन? वो डिल्यूजन जिसमें पर्सन को लगता है कि मेरे पास स्पेशल एक्स्ट्रा पावर्स आ गई हैं, तो वो कौन सा डिल्यूजन होता है? यू नो द आंसर इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडजॉर। और इसमें पर्सन को लगता है कि दे थिंक दैट हम वी आर लाइक गॉड, वी हैव सुपर नेचुरल पावर्स, वी कैन डू समथिंग, इस तरह के एक्शंस वो करते हुए आपको नजर भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा डी है जो अब नॉर्मेलिटी के 4D में नहीं आता है? डेंजरस, डिसफंक्शनल, डेविएंट और डिस्टर्बिंग।
देखने से ही आपको पता चल गया होगा, डिस्टर्बिंग नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है तो वो 4th डी क्या है, यू हैव टू राइट दैट इन द मैसेज बॉक्स। रजत ऑलवेज ओवर थिंक्स दैट हिज फीलिंग्स थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल बाय अदर्स। विच काइंड ऑफ डिल्यूजन इज दिस, जिसमें हमको लगता है कि दूसरे पर्सन ने हमको कंट्रोल किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। विच डज नॉट कम अंडर द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था कि सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम में कौन सा पार्ट है जो नहीं आता है। हेलुसिनेशन, एफटीडी, डिल्यूजन एंड फ्लैट अफेक्ट। पॉजिटिव कौन सा नहीं, हेलुसिनेशन तो है, डिल्यूजन भी है और एफटीडी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी है। तो नेगेटिव सिम्टम है फ्लैट अफेक्ट, जो कि सिजोफ्रेनिया का एक नेगेटिव सिम्टम है, तो डी हैज़ टू बी द आंसर। इनअटेंशन एंड इम्पल्सिविटी, ये तो फुल फॉर्म में ही है, आपको पता ही है, एडीएचडी के फुल फॉर्म में आते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी एडीएचडी के मेन फीचर हैं। रिया ऑलवेज क्राइज व्हेन हर फादर ड्रॉप्स हर टू द स्कूल एंड बिकम्स टेंस। विच डिसऑर्डर इज शी सफरिंग फ्रॉम। सोचिए कि रिया के फादर जब भी उसको स्कूल छोड़ के जाते हैं तो वो काइंड ऑफ सेपरेशन जो है वो उसको एंग्जाइटी दे रहा है रिया को, बिकॉज वो अपने फादर से अवे होने की वजह से ही तो एंग्जाइटी को फील कर रही है। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर होगा दैट हैज़ टू बी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगेन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी एक चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। जो मेमोरी लॉस होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए हो सकता है या फिर थोड़ा भी हो सकता है इसको, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, अपना इफेक्ट जो होता है उसको बोलना चाहिए, वो काफ़ी पावरफुल होता है। तो वो कहलाता है अमनेजिया, डिसोसिएटिव अमनेजिया, भूल जाना इज़ अमनेजिया बेसिकली, और उसके बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस इज नोन एज डिसोसिएटिव अमनेजिया। पीपल हु आर एट रिस्क फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। एट रिस्क, अब रिस्क में कब सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा वो बिहेवियर का जो मॉडल है जो ये इस बारे में बात करता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ के होने का, किसी अबनॉर्मैलिटी को होने का कोई रिस्क है तो वो जल्दी आपको कैच करेगी। ये है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। सो करेक्ट आंसर इज डायथेसिस स्ट्रेस। कंडीशन विद नो इमोशंस एट ऑल। नो इमोशंस मतलब एकदम फ्लैट हो जाता है, जिसमें ऐसे याद रखिएगा आप कि नो इमोशंस मीन्स एकदम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट इमोशंस हो जाते हैं, मतलब फ्लैट अफेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कीर्ति यूजुअली स्मेल्स एन अनप्लीजेंट ऑर्डर वेन एवर शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग और समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट। मीन्स नोज से रिलेटेड है, तो कौन सा हेलुसिनेशन है, आपको पता है ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन से ही हमारे 6 हेलुसिनेशंस बने हैं, 2 बने हैं हमारे टच से, स्किन से, तो यहाँ पे कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल फैक्ट्री, जो कि नोज से रिलेटेड होता है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगा कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज से एक्स्ट्रा गेन किए, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, फ्रूटफुल, देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन ऑन द स्क्रीन विच यू आर सीइंग राइट नाउ। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वन सब्सक्रिप्शन कैन रियली हेल्प मी अलॉट, सो प्लीज़ हेल्प मी बाय डूइंग दैट एंड सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट में हम मिलेंगे चैप्टर 5 के वीडियो में। सो सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।